सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपकी जेनेटिक्स है उसका जो अपना लेक्चर नंबर 7वां है। इस लेक्चर नंबर 7वें को अपन डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे जो आपका न्यूक्लिक एसिड नंबर 2 है, कौन सा आपका आरएनए। इससे जस्ट पीछे अपन ने जो न्यूक्लिक एसिड आपका डीएनए है उस डीएनए को कंप्लीट कर लिया था। आप सबको पता है अपन साइंस के अंदर जो आपकी बायोलॉजी है, इसके अंदर अपन ने बायोलॉजी के अंदर जो आपकी जियोलॉजी है उसकी अपन ने सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। अपनी जेनेटिक्स चल रही है, जेनेटिक्स अपना जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर चल रहा है। इसके अंदर से मेंडल वाली जो आपकी जेनेटिक्स थी उस जेनेटिक्स को अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अब अपन ने बात करने वाले हैं जो आपकी इनहेरिटेंस वाली है, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस वाली जो जेनेटिक्स है जो आपके सिलेबस के अंदर दे रखी है, उसके अंदर से क्रोमोसोम्स को अपन देख चुके हैं। इसके अलावा जो आपके न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए आरएनए, उसमें से डीएनए को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन आरएनए के ऊपर फोकस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि काफी ज्यादा लोग कह रहे थे कि सर जो आपने फ्री में टेस्ट सीरीज निकाल रखी है वो टेस्ट सीरीज नहीं मिल पा रही है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं वो टेस्ट सीरीज आपको कैसे मिलेगी। इससे पहले आपको एक चीज और बता दूं कि अपन ने नया यूट्यूब चैनल है, उस चैनल को लॉन्च किया है। चैनल का नाम है दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन कॉम्पिटिशन एग्जाम। इस चैनल को भी आप क्या है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाला चैनल है, इसको भी आप क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहां पर भी आपको जो लैब असिस्टेंट हो, अदर और भी आपकी जो भी सरकारी एग्जाम रहेगी उसके आने वाली जो नोटिफिकेशन वगैरह होगी, इसके अलावा जो इंपोर्टेंट वन लाइनर वाली जो आपकी सीरीज है वो सीरीज भी अपन ने इसके ऊपर डाल दी है। तो वो कंप्लीट आपका जो रिवीजन बैच है वो रिवीजन बैच आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन नाम से एप्लीकेशन इसको डाउनलोड कर लेना। इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या डायरेक्ट जाके आप लॉगिन कर लीजिएगा। अब आपने ऑलरेडी लॉगिन कर रखी है, फिर भी काफी लोगों के कमेंट आते हैं कि सर ऐप को तो डाउनलोड कर ली लेकिन मिल नहीं पा रहा है, तो मैं वो आपको स्टेप बता रहा हूं कि कैसे आपको मिलेगी। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में यहां पे ये जो 3 लाइनें हैं इस पे आपको टैप करना है। इस पे जैसे ही टैप करते हैं तो यहां पर आपको फ्री मटेरियल दिखाई दे रहा होगा। इस पे जैसे ही आप टैप करते हैं तो ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहां पर तो आपको क्या मिल जाएंगे, लैब असिस्टेंट के नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा ऊपर की साइड में आपको टेस्ट दिखाई दे रहा होगा। इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो टेस्ट सीरीज वाला में आप पहुंच जाओगे और वहां पर आप किसी भी टेस्ट को क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। काफी टेस्ट है वो अपन ने इस पे अपलोड कर दिए। चलिए अब बात कर लेते हैं मेन टॉपिक की। तो अपना मेन टॉपिक आज वाला क्या रहने वाला है, जो आपका आरएनए होता है। अब सबसे पहले तो आरएनए का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। तो आरएनए का नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, आपके आरएनए का नाम होता है। इसके अलावा जो आपका आरएनए होता है, याद रखना डीएनए आपका डबल स्टैंडर्ड होता है, जबकि आरएनए आपका कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। बोले तो एक रज्जु की आपका न्यूक्लिक एसिड होता है जो आपका डीएनए। इसका काम क्या करता है, ये जीवन के लिए क्यों, मतलब इंपोर्टेंस क्या है इसकी, तो इसकी इंपोर्टेंस इसलिए क्योंकि ये जो प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, इसके अलावा जो जीन रेगुलेशन हो गया, एंड जो आपका जेनेटिक कोडिंग होता है उसके लिए क्या होता है, उसका एक तरह से मान लीजिए उसके अंदर जो इंटरमीडिएट का काम होता है ना, वो काम किसके द्वारा किया जाता है, आपके आरएनए के लिए किया जाता है। इस आरएनए करता है, इसलिए आरएनए क्या होता है, इंपोर्टेंट होता है। अब जो आपका न्यूक्लिक एसिड है, इस न्यूक्लिक एसिड की खोज फ्रेडरिक मिक्सचर ने की थी, इसलिए सीधी सी बात है आरएनए की खोज का श्रेय भी किसको जाता है, जो आपके फ्रेडरिक मिक्सचर है इनको जाता है। इसके अलावा आरएनए क्या होता है, आपका एक तरह का क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या हो गया कि जो न्यूक्लियोटाइड के बहुमक मतलब बहुलक होते हैं उनको क्या बोला जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो आपका डीएनए, आपका आरएनए क्या होता है, एक तरह का पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। ये आप यहां पर थोड़ा सा कंपैरिजन कर सकते हैं। ये तो आपका क्या होता है, आरएनए होता है, ये आपका डीएनए होता है। आरएनए आप देख रहे हैं सारा का सारा क्या है, आपका सिंगल, मतलब एक तरह से क्या है, आपका सिंगल स्टैंड है, जबकि डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिक्स। आपका डबल स्टैंड क्या होता है, आपका डीएनए होता है। डिफरेंस की बात करें तो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक, तो यहां देखिए यहां पे एक ऑक्सीजन क्या होती है, एब्सेंट है, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोला जाता है, डीएनए को। जबकि आरएनए की बात करें तो आरएनए पे क्या है, सेकंड कार्बन पे आप देख रहे हैं कि सेकंड पोजीशन के ऊपर यहां पर OH समूह है, बोले तो यहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, इसलिए इसको राइबोन्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये भी पता होना चाहिए। इसके अलावा
जो आपका डीएनए होता है, इस डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन क्षार होता है उसमें थाइमिन प्रेजेंट होता है, लेकिन आरएनए में क्या होता है, इस थाइमिन को क्या होता है, यूरेसिल के द्वारा क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। थोड़ी देर में इसके ऊपर भी अपन डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। चलिए अब थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि आरएनए किससे बना होता है, कंपोजिशन क्या होता है, संगठन क्या होता है आरएनए का। तो आरएनए की बात करें तो जो आपका आरएनए, अभी अपन ने बात किया कि बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये आपस में जुड़ के क्या करते हैं, आरएनए को बनाते हैं। तो जो डीएनए के अंदर जो कंपोजिशन था ना, सेम वही आपके आरएनए के अंदर होता है। बस वही चीज मैंने आपको पहले बता रखी है, तो थोड़ा इतना डिटेल में नहीं देखेंगे, फिर मैं आपको ये थोड़ा सा बेसिक है वो चीज बता देता हूं कि देखिए, जब आपका नाइट्रोजन क्षार एंड जो पेंटोज शुगर है ये दोनों के दोनों जुड़ जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोसाइड बोला जाता है। जब आपका नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शुगर एंड आपका जो फॉस्फेट होता है या फॉस्फोरिक एसिड होता है, ये जब जुड़ जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोटाइड। मतलब न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है, जो आपके नाइट्रोजन बेस हो गया, पेंटोज शुगर होगी एंड आपका फॉस्फेट हो गया, इनसे बना होता है आपका जो न्यूक्लियोटाइड होता है। अब सबसे मेन है वो आपको किसके बारे में पता होना चाहिए, जो आपके नाइट्रोजन बेसेस है। तो नाइट्रोजन बेस कौन से होते हैं, तो नाइट्रोजन बेस दो तरह के होते हैं, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो। डीएनए की बात करें, आरएनए की बात करें तो जो आपका प्यूरिन एंड पिरिमिडिन ये डीएनए में भी होगा, आरएनए भी होगा। लेकिन जो आपका आरएनए होता है, इस आरएनए में एंड डीएनए में प्यूरिन तो क्या होते हैं, एकदम सेम होते हैं। मतलब प्यूरिन तो एडेनिन एंड आपका क्या होता है, ग्वानिन प्रेजेंट होता है। जबकि पिरिमिडिन की बात करें आरएनए एंड डीएनए में, सबसे पहले आरएनए की बात करें तो आरएनए में आपका क्या होता है, पिरिमिडिन, यूरेसिल एंड आपका क्या होता है, साइटोसिन होता है। जबकि जो आपका डीएनए होता है, उस डीएनए के अंदर इस यूरेसिल के स्थान पे क्या होता है, आपका थाइमिन होता है। मतलब यदि सबसे पहले मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए के अंदर जो आपका एडेनिन होता है, ये एडेनिन डबल बॉन्ड के द्वारा थाइमिन के साथ में जुड़ता है एंड जो साइटोसिन होता है ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ में ग्वानोसिन के द्वारा जुड़ता है। ये बात तो अपन ने किसकी की है, आपके डीएनए की है। ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जबकि अपन आरएनए की बात करें, किसकी बात करें, आरएनए की। आरएनए की बात करें तो आरएनए जो एडेनिन रहेगा उसके साथ में डबल बॉन्ड के साथ में थाइमिन ना होके क्या रहेगा, आरएनए में यूरेसिल रहता है। क्योंकि यहां पे थाइमिन को रिप्लेस किसके द्वारा कर दिया जाता है, जो आपका यूरेसिल होता है उसके द्वारा किया जाता है। बाकी सारी चीज सेम होती है। जो साइटोसिन होता है इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जो आपका ग्वानोसिन होता है उसके साथ में जुड़ा रहता है। ये थोड़ा सा आपको क्या है, पता होना चाहिए। मतलब जो आपका आरएनए होता है, आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल एंड आपका साइटोसिन होता है। जबकि डीएनए होता है उसमें एडेनिन, ग्वानोसिन, थाइमिन एंड आपका क्या होता है, साइटोसिन होता है। मतलब यहां पे क्या होता है, थाइमिन को रिप्लेस कर देता है जो आपका यूरेसिल होता है या आरएनए के अंदर। आई थिंक ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं आरएनए के प्रकार की आरएनए कितना टाइप्स का होता है। तो याद रखना आरएनए आपके कितने होते हैं, दो प्रकार का आपका आरएनए होता है। किस बेसिस पे, तो जो आरएनए होता है ये यदि क्या है, मतलब जो आपका आरएनए यदि ये जेनेटिक, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यदि इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है तब तो उसको जीनोमिक आरएनए बोलेंगे या बोले तो आनुवांशिक आरएनए बोलेंगे। यदि वो जो आपका मटेरियल होता है उस जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल उसको यदि ट्रांसमिट नहीं कर पाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो उसको नॉन जीनोमिक या गैर आनुवांशिक आरएनए के नाम से बोला जाता है। मतलब जो आपका आरएनए होता है ये दो प्रकार का होता है, एक तो जीनोमिक आरएनए, एक नॉन जीनोमिक आरएनए। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं आखिरकार ये है क्या चीज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जेनेटिक आरएनए या जिसको अपन आनुवांशिक आरएनए या जीनोमिक आरएनए अपन बोल देते हैं। ये क्या करता है, इसके अंदर मतलब जो भी आपके एनिमल्स होंगे, जो भी आपके जीव होंगे, उनके यदि जेनेटिक जो मटेरियल होता है वो डीएनए ना होके क्या होता है, आरएनए होता है, तो उनके अंदर क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, आपका जीनोमिक आरएनए होता है। अब ये जिनके अंदर भी आरएनए जेनेटिक आनुवांशिक पदार्थ होता है वो कौन कौन से होते हैं, इनके एग्जांपल्स है वो आपको पता होना चाहिए। एग्जांपल एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपका टीएमबी है, तंबाकू, जो आपका मोज़ेक वायरस होता है। इन वायरस में ज्यादातर आपके जो वायरस होते हैं उन वायरस के अंदर ही जो आरएनए होता है यही क्या होता है, आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। जबकि जो आपका रेट्रो वायरस आ जाता है, रियो वायरस आ जाते हैं, इनके अंदर भी ऑलमोस्ट जितने भी आपके वायरस होते हैं उन सब के अंदर ही आरएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो यदि अपन रेट्रो वायरस की बात करें तो रेट्रो वायरस क्या होता है, एक तो एचआईवी वायरस होता है,
HIV वायरस ये क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड आपका RNA वायरस होता है। इसके साथ में अभी लेटेस्ट क्या है, जो आपका कोविड-19 वायरस था, वो उसके अंदर भी जो जेनेटिक मटेरियल था, वो जेनेटिक मटेरियल क्या था, एक तरह से RNA था, एंड वो क्या था, आपका रेट्रो वायरस था। तो ये तो अपन ने बात कर ली कि ऐसे जीव जिनके अंदर RNA अनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या कहलाते हैं, अनुवांशिक RNA, बोले तो जीनोम, यानी जो आपका जीनोमिक RNA है वो कहलाता है। जबकि नेक्स्ट बात करें नॉन जेनेटिक RNA, मतलब गैर अनुवांशिक, क्या बोले तो नॉन जीनोमिक RNA, मतलब ऐसे जीव जिनके अंदर क्या होता है, DNA एंड RNA दोनों प्रेजेंट रहेंगे। प्रेजेंट तो DNA भी रहेगा, RNA भी रहेगा, लेकिन इनमें अनुवांशिक पदार्थ है, इसको आगे ले जाने का काम है वो RNA नहीं करके कौन करता है, DNA करता है। तो फिर भाई इनके अंदर RNA का काम क्या रहा, तो इनके अंदर जो RNA होता है वो ओनली फॉर जो प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर अपना क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब जिनके अंदर, इनमें क्या होता है, DNA तो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है, लेकिन RNA की जो भूमिका होती है वो रोल किसके रूप में रहती है, प्रोटीन संश्लेषण, बोले तो प्रोटीन सिंथेसिस के रूप में ये RNA यहां पर काम करेगा। आगे बात करें तो ये जो आपका जीनोमिक RNA होता है ये कितने तरह का हो सकता है, आपके 3 तरह का जीनोमिक RNA होता है। कौन कौन सा, तो यदि अपन बात करें तो एक तो आ जाता है आपका mRNA। कौन सा आ जाता है, mRNA, जिसको मैसेंजर RNA बोलेंगे। एक आ जाता है आपका tRNA, जिसको ट्रांसफर RNA बोलेंगे। एक आ जाता है आपका rRNA, जिसको राइबोसोमल RNA के नाम से जाना जाता है। मतलब टोटल कितने होते हैं, आपके 3 तरह के क्या होते हैं, आपके RNA होते हैं। किस बेसिस के ऊपर, मतलब गैर अनुवांशिक नॉन जेनेटिक RNA के रूप में कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के आपके ये हो सकते हैं। कौन कौन से, mRNA, tRNA एंड rRNA। चलिए इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जो आपका mRNA होता है, rRNA होता है, tRNA होता है, इनका आखिरकार रोल क्या रहता है, क्या काम करते हैं। तो काम की बात करें तो ओवरऑल यदि RNA की बात करें तो इसका 5 से 10% कौन होता है, आपका mRNA रहेगा। जबकि ये क्या होता है, जो mRNA होता है इसको मैसेंजर mRNA के साथ साथ में जो आपका टेम्पलेट RNA है उसके नाम से भी इस mRNA को जाना जाता है। इसकी खोज किसने की थी, ज्यादातर ये पूछ लिया जाता है कि mRNA की खोज किसने की थी, तो जो आपके हेक्सले एंड जो वोल्किन नामक वैज्ञानिक थे इन्होंने mRNA की क्या की थी, खोज की थी। अब इस mRNA का काम क्या रहता है, तो ये mRNA सीधी सी बात है मैसेंजर RNA, मतलब जिस टाइम पे प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस रहती है उस टाइम पे मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम किसका रहता है, आपका मैसेंजर RNA का रहता है। बस ये आपको पता रखना है। मेन कितनी चीज पता रखनी है कि मैसेंजर RNA की खोज किसने की थी एंड मैसेंजर RNA का काम क्या होता है। आगे बात कर लेते हैं tRNA यानी ट्रांसफर RNA की। tRNA की बात करें तो tRNA की खोज किसने की थी, जो आपके मैक्लिनिक है एंड जो आपके होगलैंड है, इन्होंने क्या है tRNA की खोज की थी। ये tRNA भी कंप्लीट RNA का क्या होता है, 10 से 15% होता है। इसके अलावा ये क्या होता है, आपका छोटा RNA होता है। इसका काम क्या रहता है, तो इसका फंक्शन क्या रहता है, ये जो अमीनो अम्ल्स होते हैं उन अमीनो अम्ल को क्या है, ढूंढता है और ढूंढ के उनकी पहचान करके उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम होता है। इसीलिए तो इसका नाम क्या है, ट्रांसफर mRNA। इनके नाम के अंदर ही इनका आंसर छिपा हुआ है। जैसे मैसेंजर RNA, कई बार ज्यादातर लोग किसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मैसेंजर RNA, tRNA, क्योंकि दोनों का काम ही क्या है, एक जैसा ही है। लेकिन ये मैसेंजर RNA तो यहां पे क्या कर रहा है, मैसेज को ट्रांसफर कर रहा है, जबकि tRNA होता है, ये tRNA किसको ट्रांसफर कर रहा है, जो आपके अमाइनो एसिड है, इन अमाइनो एसिड को ढूंढता है और ढूंढ के इनको ट्रांसफर करने का काम करता है। ये सारी चीजें कब आपको देखने को मिलेगी, जिस टाइम पे आप अनुलेखन, बोले तो ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस आप जिस टाइम पे पढ़ते हैं तब आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है tRNA में, बस उतना सा आपको याद रखना है, ज्यादा याद नहीं रखना है। पहले तो tRNA के जो क्लीवर लॉक मॉडल है, या बोले तो tRNA की जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है। ये स्ट्रक्चर क्या है, tRNA का क्लोवर लीफ मॉडल है। तो ये पूछ लिया जाए tRNA का क्लोवर लीफ मॉडल है, ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये याद रखना जो आपके रॉबर्ट हॉली है, इन्होंने 1965 के अंदर tRNA का जो क्लोवर लीफ मॉडल है ये मॉडल प्रस्तुत किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला मॉडल, तो इस मॉडल को अच्छे से आप देख लीजिएगा। बस इतना ही पूछा जाएगा कि tRNA का मॉडल किसके द्वारा दिया गया है, रॉबर्ट हॉली के द्वारा दिया गया है। चलिए अगला आ जाता है आपका
आरआरएनए की बात करें तो जो आरआरएनए होता है ये सबसे मेन मुख्य क्या होता है आपका आरएनए होता है, और ये सर्वाधिक मात्रा होती है टोटल आरएनए की। कितनी? 80 से 85% तक का एरिया ये अकेला आरआरएनए क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। इसकी खोज किसने की थी पूछ लिया जाए तो याद रखना जो आपके कुटर्स नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या है इसकी खोज की थी। इसका निर्माण कहां पर होता है पूछ लिया जाए आरआरएनए का, तो याद रखना इसका निर्माण, इसका फॉर्मेशन कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है, केंद्रक में होता है, और यह सबसे स्थायी क्या होता है? स्टेबल एमआरएनए होता है। मतलब आरएनए का सबसे स्टेबल पूछ लीजिए कौन है? तीनों आरएनए में से, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए में से। तो जो आपका आरआरएनए होता है यह सबसे स्टेबल क्या होता है? एक तरह का आपका आरएनए होता है। अब ये जो आपका आरआरएनए होता है ये दो तरह का होता है। सबसे पहले बात करें तो कौन कौन से तरीके का, यदि ये प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट है तब तो ये 70S प्रकार का होता है, एंड जबकि ये यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट है तो ये क्या होता है? 80S प्रकार का होता है। अब ये राइबोसोम की स्ट्रक्चर वगैरह है, ये जिस टाइम पे अपन सेल बायोलॉजी वाला जो चैप्टर है उसको कवर करेंगे तब आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन पहले बात कर लेते हैं 70S की। तो 70S आरआरएनए क्या होता है? 70S आरएनए का मतलब हो गया कि इनकी दो सब यूनिट होती है, ये पहली सब यूनिट, ये दूसरी सब यूनिट। तो ये आपका कौन सा है? 70S प्रकार का आरआरएनए होता है। इसकी ये जो ऊपर वाली है ये तो कौन सी हो जाती है? आपकी 30S हो जाती है, नीचे वाली कौन सी हो जाती है? 50S हो जाती है। मतलब इस तरह से एक भुजा तो इनकी कौन सी होती है? दो सब यूनिट से मिलकर क्या होता है? आपका 70S प्रकार का आरआरएनए बनता है। ठीक ऐसे यूकैरियोट्स में बात करें तो यूकैरियोट्स में भी 80S प्रकार का आरआरएनए होता है। इनकी सब यूनिट की बात करें तो 40S एंड 60S दो तरह की इनकी भी सब यूनिट आपकी रहने वाली है, आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज आपको याद रखनी है कि यहां पर जो ये S है, इस S का मतलब क्या है? तो इस S का मतलब होता है स्वेडबर्ग आपकी यूनिट होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि कई बार पूछ लिया जाता है कि यहां पे ये जो S है ये S किस चीज को डिनोट करता है? तो ये स्वेडबर्ग यूनिट को क्या करता है? आपका डिनोट करता है। अब जो आपका ये जो राइबोसोमल आरआरएनए है, ये जो आरआरएनए के अंदर जो राइबोसोम होता है, इस राइबोसोम को क्या बोला जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। और यही आरआरएनए होता है आपका, इसका मेन काम क्या रहता है? ये राइबोसोम का, ये प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है उस प्रोटीन के संश्लेषण को करता है, और साथ में जो आपका एमआरएनए होता है, टीआरएनए है, इनको जोड़ने के लिए जो बेस होता है, जो स्थल होता है, जो जगह होती है, वो प्रोवाइड कोर करवाता है आपका जो राइबोसोमल आरएनए है, इसके द्वारा किया जाता है। तो पूछ लिया जाए कि जो आपकी प्रोटीन फैक्ट्री है वो कौन होता है? तो याद रखना प्रोटीन फैक्ट्री कौन सा होता है? राइबोसोम। अब ये भी पूछ लिया जाए क्यों होता है? क्योंकि प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है, जो संश्लेषण होता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? आपके राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स दोनों में अलग अलग तरह का राइबोसोम पाया जाता है। बात करें प्रोकैरियोट्स में 70S आता है, यूकैरियोट में 80S तरह का राइबोसोम होता है। बस इतना सा ही आपको राइबोसोम से रिलेटेड चीज है, इसको याद रखनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे महत्वपूर्ण एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा थ्योरी या सेंट्रल डोग्मा कॉन्सेप्ट। पूछ लिया जाए सेंट्रल डोग्मा कॉन्सेप्ट हो गया, सेंट्रल डोग्मा थ्योरी हो गया, या प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत हो गया, ये सारी की सारी चीजें किसने दी थी? तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? क्रिक। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो आपका डीएनए है, इस डीएनए से एमआरएनए बनने की, डीएनए से आपका जो एमआरएनए है, इस एमआरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। बोले तो आपका अनुलेखन। तो पूछ लिया जाए अनुलेखन किसको बोलते हैं? तो डीएनए से एमआरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोला जाता है? अनुलेखन बोला जाता है। जबकि एमआरएनए से प्रोटीन के बनने की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? अनुवादन। तो दोनों में आपको पता चल गया होगा अनुलेखन क्या होता है एंड अनुवादन क्या होता है। यदि डीएनए से एमआरएनए बन रहा है तो इसको अनुलेखन बोलेंगे, एंड यदि आर जो आपका एमआरएनए है इससे यदि प्रोटीन बन रहा है तो वो क्या होता है? अनुवादन होता है। अब कई कह देगा कि सर एमआरएनए से जो आपकी प्रोटीन मतलब जो आपका डीएनए है ये बनने की जो प्रोसेस, अब सीधी सी बात है कि एमआरएनए बनाया उससे वापस क्या बना दिया? अपन ने डीएनए बना दिया। तो ये जो आपकी प्रोसेस है इसको बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है।
क्या बोला जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसको बोला जाता है। अब डीएनए से डीएनए जो बनता है, डीएनए से डीएनए बनने की जो प्रोसेस होती है, इसको क्या बोला जाता है? रेप्लिकेशन बोला जाता है। मतलब डीएनए खुद की क्या बना लेता है? फोटोकॉपी बना लेता है। इसको क्या बोला जाता है? रेप्लिकेशन। ये जो पूरी की पूरी चीज है, ये चीजें किसने बताई थी? जो आपके क्रिक थे, इन्होंने बताई थी। कौन से सिद्धांत के द्वारा? सेंट्रल डोगमा जो थ्योरी है, इस थ्योरी के द्वारा इन्होंने बताई थी। अब जो मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। मेन पॉइंट याद पूछ लिया जाए कि रेप्लिकेशन क्या होता है, प्रतिकृति क्या होती है। तो रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए से डीएनए बनने की जो प्रोसेस होती है, उसको क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। अगला आ जाता है ट्रांसक्रिप्शन, यानी अनुलेखन किसको बोलेंगे? तो अनुलेखन किसको बोलेंगे? डीएनए से एमआरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोले तो अनुलेखन बोला जाता है। जबकि पूछ लिया जाए ट्रांसलेशन किसको बोलेंगे, अनुवादन किसको बोलेंगे? तो अनुवादन किसको बोलेंगे? एमआरएनए से जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस है, इसको अनुवादन बोला जाता है, ट्रांसलेशन बोला जाता है। ठीक ऐसे ही पूछ लिया जाए कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसको बोला जाता है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब हो गया कि जो आपका एमआरएनए होता है, इससे वापस डीएनए बनने की जो प्रोसेस होती है, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। बस इतनी सी चीजें हैं, ये आपको सेंट्रल डोगमा थ्योरी के अंदर याद रखनी है। इसके अलावा जो आपकी सेंट्रल डोगमा है, इनके अंदर थोड़ा सा एक दो पॉइंट है जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, बस उनको थोड़ा सा याद रखना है कि जो सेंट्रल डोगमा वर्ड है, शब्द है, ये किसने दिया था? तो याद रखना, ये क्रिक के द्वारा दिया गया है। जबकि सेंट्रल डोगमा का प्रतिपादन है, ये किसने किया था पूछ लिया जाए तो इसको जेकब एंड जो आपके मोनार्ड नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। इसके अलावा सेंट्रल डोगमा का कंप्लीट रूप से, विस्तार रूप से क्या है, इसकी स्टडी किसने की थी? तो याद रखना, चार आपके वैज्ञानिक थे। एक तो मेसेल्सन थे, स्टाल थे, नीरेनबर्ग थे एंड आपके जो खोराना थे। इन चारों ने मिलके जो आपकी सेंट्रल डोगमा थ्योरी जो क्रिक के द्वारा दी गई है, इसको विस्तार से एकदम इसकी स्टडी है, वो इन चारों वैज्ञानिकों ने मिलकर की थी। इसके अलावा यदि प्लांट, यदि आप यदि कवक की बात करेंगे कि जो न्यूरोस्पोरा कवक है, इसमें सेंट्रल डोगमा का एकदम डिटेल से जो स्टडी है, वो स्टडी किसने की थी? तो याद रखना, बीडल एंड जो आपके टेटम नामक वैज्ञानिक थे, इन दोनों ने की थी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा कि जो न्यूरोस्पोरा नामक कवक है, इस कवक में सेंट्रल डोगमा का अच्छे से जो विस्तृत रूप से जो अध्ययन है, वो किसने किया था? वो बीडल एंड जो आपके टेटम नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया था। ये अपन ने क्या कर लिया, जो आपका राइबोसोम मतलब जो आपका आरएनए होता है, डीएनए होता है, इन दोनों को अपन ने डिटेल के अंदर देख लिया, जो आपके न्यूक्लिक एसिड है। अब अपन लास्ट एंड फाइनल बात कर लेते हैं कि जो आपका आरएनए होता है एंड आपका जो डीएनए होता है, इन दोनों के अंदर आखिरकार डिफरेंस क्या होता है। ये आपकी जो एनसीईआरटी है, उसके अंदर जो डिफरेंस दिए गए हैं, उनको आप थोड़ा अच्छे से है वो देख लीजिएगा। मैं जो मेन है, थोड़े बहुत है, उनको बता देता हूं, बाकी आप खुद से स्टडी कर लीजिएगा। अगर आगे बात करें तो जो आपका डीएनए होता है, इसका पूरा नाम क्या हो जाता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्या आ जाता है? आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड आ जाता है। अब जो डीएनए होता है, इसमें कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, किस तरह की शुगर प्रेजेंट होती है, किस टाइप की? तो याद रखना, इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, वो इसमें प्रेजेंट होती है। जबकि आरएनए में क्या होती है? ओनली फॉर जो राइबोज शुगर है, वो आपके देखने को मिलती है। जबकि जो आपका डीएनए होता है, डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है? डबल स्टैंडर्ड होता है, बोले तो डबल हेलिक्स क्या होता है? आपका डीएनए होता है। जबकि आरएनए क्या होता है? आपका सिंगल स्टैंडर्ड आपका आरएनए होता है। डीएनए की बात करें नाइट्रोजन बेसिस के बेसिस पे, तो जो डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस है, वो कौन सा होता है? एडेनिन, ग्वानोसिन, साइटोसिन एंड आपका क्या आ जाता है? थाइमिन आ जाता है। जबकि आरएनए की बात करें तो आरएनए में एडेनिन, ग्वानोसिन, साइटोसिन तो वही रहते हैं, लेकिन थाइमिन की जगह क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। किसमें? आरएनए के अंदर। इसके अलावा जो आपका डीएनए होता है, ये क्या करता है? जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का काम किसका होता है? डीएनए का होता है। जबकि आरएनए की बात करें तो आरएनए का मेनली काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। लेकिन जो वायरस वगैरह होता है, कुछ जैसे आपके रियो वायरस हो गए, रेट्रो वायरस हो गए, टीएमवी वायरस हो गया, इनके अंदर एज ए जेनेटिक मटेरियल के रूप में भी क्या होता है? आपका आरएनए काम करता है। लेकिन अपन खुद की बात करें, अपने शरीर की बात करें, तो अपने अंदर क्या होता है? जो आरएनए होता है, ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का क्या करता है? काम करता है। जबकि जो आपका डीएनए होता है, ये डीएनए कहां देखने को मिलता है? न्यूक्लियस बोले तो केंद्रक में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ में जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, उसके अंदर भी डीएनए देखने को मिल जाता है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है, उसको याद रखना, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के नाम से जाना जाता है, एमडीएनए के नाम से जाना जाता है। जबकि आरएनए की बात करें तो जो आरएनए होता है, ये आपका कहां देखने को मिलेगा? साइटो
प्रोटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, राइबोसोम्स हो गए, इनके अंदर आपका आरएनए है, ये आरएनए देखने को मिल जाएगा। स्टेबिलिटी की बात करें तो ये क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है, और ये जबकि क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इसकी लाइफ साइकिल थोड़ी बड़ी होती है, इसकी लाइफ साइकिल होती है क्या होती है, थोड़ी छोटी होती है। इसके अलावा इनकी लेंथ की बात करें तो ये क्या होता है, वेरी लेंथ इसकी काफी ज्यादा लंबा होता है, और ये क्या होता है, थोड़ा आपका छोटा होता है, जो आपका आरएनए होता है। ये मेन जो बेसिक थे वो मैंने बता दिया। इसके अलावा एक बात, एनसीईआरटी के अंदर भी जो आपके लिखे हुए हैं डिफेंस, उनको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ओवरऑल तो अपन ने कवर कर लिया है, फिर भी बाई चांस कोई एक आधा छूट जाता है तो उसको आप खुद से कवर कर लीजिएगा। ये अपन ने दोनों के दोनों जो आपके न्यूक्लिक एसिड थे, इन न्यूक्लिक एसिड को अपन ने देख लिया, डीएनए एंड आपका आरएनए का। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके अलावा जो अपन ने नया यूट्यूब चैनल बनाया है उसको भी आप सबके सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पे कंप्लीट लैब असिस्टेंट का जो आपकी कंप्लीट तरह से, एक तरह से मान लीजिए मैराथन क्लास मान लीजिए, इसके अलावा जो रिवीजन पेज है, हर एक चीज आपको उस चैनल पे देखने को मिल जाएगी। उसकी लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, डायरेक्ट आप जाइए दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम नाम से सर्च कर लीजिए, आपको यूट्यूब चैनल देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो प्लेलिस्ट प्ले स्टोर के ऊपर जो अपनी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को भी एक बार डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। यहां पर आपको केमिस्ट्री हो गया, बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, इन सबकी एंड कोशिश करेंगे जीके की भी जो टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए फिर अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर अगले लेक्चर के अंदर फिर मिलेंगे। थैंक यू।